Good evening and namaste. Welcome to my sixth class on Indian Contract Act. तो पिछले क्लास में हमने सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा समझ लिया था. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस. और थोड़ा सा पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का शुरू किया था. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट on the basis of under Indian Contract Act, it can be classified in three parameter, that is validity, formation and performance. तो एक थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले बना. अब कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंट पार्ट किस बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिवाइड किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद हमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ठीक है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पैरामीटर्स, दैट आर वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस. अब ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी हमने 5 उसका पैरामीटर पढ़ा था. उसमें से एलाबोरेटली हम लोग 4 को पढ़े थे, एक हमारा बाकी था, दैट इज़ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. उससे आज हम शुरू करेंगे हमारा क्लास. तो हमने ऑलरेडी 4 क्या पढ़ा था? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट हमने कंप्लीट कर लिया था कल के क्लास में. और मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट. आई होप सबको समझ में आया होगा. अगर किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. तो आई ट्राई इन माई नेक्स्ट क्लास समझाने की कोशिश करूँगी मैं. तो आज की क्लास से हम लोग अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करेंगे. लेकिन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने से पहले हमारा और एक थोड़ा सा पार्ट बाकी है. इफ़ेक्ट ऑफ, उसको कहेंगे हम लोग इफ़ेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शन. अब इफ़ेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या है? पहले हम दोनों पार्टी में एक ट्रांजैक्शन वॉइड है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि इलीगल है, तब तक तो ठीक है. लेकिन अगर फ्यूचर ट्रांजैक्शन हुआ उस एग्रीमेंट के ऊपर, एक एग्रीमेंट के ऊपर, मतलब पहले 2 पार्टी है, दोनों पार्टी में वॉइड एग्रीमेंट हुआ कि वॉइडेबल एग्रीमेंट हुआ कि इलीगल एग्रीमेंट हुआ, तब तक तो हम पढ़ चुके. लेकिन उसी मुद्दे के ऊपर अगर फ्यूचर ट्रांजैक्शन हुआ तब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा, उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. बट उसके भी पहले आई एम सॉरी टू इंटरप्ट द क्लास, एज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share my channel, as really it will help me a lot. and I hope कि आप सभी अपने लाइफ में यू आर डूइंग वेल. एंड मैं आशा करती हूँ कि और भी फ्यूचर में आप लोग अच्छे करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. सो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए. तो समरी तो पता चल गया कि कल के क्लास में हम लोग कितना तक कंप्लीट किया था और आज के क्लास से हम कहाँ से शुरू करेंगे. तो वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट का डिफ्रेंसिएशन हमें पता चल गया. अब हम छोटा सा जो टुकड़ा बाकी है वो इफेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शन, वो क्या है वो कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है एलाबोरेटली. ठीक है. तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं समझाऊंगी हिंदी में. ठीक है. The effect on collateral transaction. An illegal agreement is not only void as between the immediate parties. Immediate parties मतलब ये effect on collateral transaction मतलब जब हमारा एक agreement illegal है तो उसका effect सिर्फ जो पार्टी बना रहा है उसके तक ही सीमित रहेगा या फिर फ्यूचर ट्रांजैक्शन में भी अप्लाई होगा. दैट इज़ कोलैटरल ट्रांजैक्शन. कोलैटरल ट्रांजैक्शन का मतलब ही है अगर फ्यूचर में उस एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट के ऊपर अगर फिर से कोई ट्रांजैक्शन हुआ बिटवीन अनदर पार्टीज, तब पार्टी अगर चेंज हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा. तो जब इलीगल एग्रीमेंट इज नॉट ओनली वॉइड बिटवीन द इमीडिएट पार्टीज मतलब एट प्रेजेंट जिन 2 पार्टी के बीच वो इलीगल एग्रीमेंट हो रहा है, सिर्फ उसमें वो वॉइड नहीं होगा, बट हैज़ द फर्दर इफेक्ट दैट इवन द कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, दैट इज द सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस, टू इट
become tainted or affected with illegality and hence void. मतलब इलीगल एग्रीमेंट का मतलब पहले से ही हम लोगों को पता है, जो अगेंस्ट द लॉ है, जो ऑलरेडी लॉ ने रोक रखा है कि इसके ऊपर हम लोग कुछ भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर से हम लोग उसी में एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस टॉपिक पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो तो अगेंस्ट द लॉ है ही, शुरू से ही वो अगेंस्ट द लॉ है। तो उस मुद्दे के ऊपर एक प्रेजेंट में दो पार्टी ने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट तो वॉइड है ही। फिर से पहला एग्रीमेंट बनाने के बाद फिर से दूसरे पार्टी में वो सेम मुद्दे के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, तो कोर्ट क्या बता रहा है, पहले जैसे वो नल एंड वॉइड था, दूसरे ट्रांजैक्शन में भी उसी सेम मुद्दे के ऊपर इन द फ्यूचर ट्रांजैक्शन वो हमारा वॉइड ही होगा, तब वो हमारा वैलिड नहीं होगा कि एक बार तो वो ऑलरेडी वॉइड हो चुका, अब सेकेंड टाइम हो रहा है सेम मुद्दे के ऊपर, तो वो हमारा वैलिड होगा। नहीं, प्रेजेंट एंड इमीडिएट पार्टीज़ के अंदर इलीगल एग्रीमेंट अगर हमारा वॉइड है और वो सेम मुद्दे के ऊपर अगर हमारा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भी हुआ, तो हमारा वो वॉइड ही होगा। क्यों? क्योंकि तभी भी वो अगेंस्ट द लॉ ही है। तो लॉ जिसको ऑलरेडी रोक रखा है, उसके ऊपर हम पहले एग्रीमेंट बनाए या फिर इन फ्यूचर एग्रीमेंट बनाए, वो हमेशा ही हमारा वॉइड ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। X, an Indian, enters into an agreement with Y, a foreigner. तो X हमारा इंडियन है, Y हमारा फॉरेनर है। X ने Y के साथ एक एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया? टू स्मगल गुड्स आउट ऑफ इंडिया। स्मगलिंग का एक एग्रीमेंट किया कि वो इंडिया से गुड्स को भेजेगा बाहर। दिस इज द मेन एग्रीमेंट। अब ये रहा हमारा मेन मुद्दा, इसके ऊपर एक्स और वाई ने एग्रीमेंट किया। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सेड एग्रीमेंट, एक्स बोरोज ₹1 lakh फ्रॉम जेड, who is aware of the purpose of the loan. The transaction between X and Z is collateral to the main agreement and it also becomes illegal since the principal और प्राइमरी एग्रीमेंट इज इलीगल। मतलब हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे जो पहले मैं बताई कि चाहे वो इमीडिएट पार्टनर्स के बीच हो या फिर दूसरे पार्टनर्स के बीच हो, सेम मुद्दे के ऊपर हमारा वो वॉइड ही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन मुद्दा है एग्रीमेंट का, वही अगेंस्ट द लॉ है। तो एग्जाम्पल में भी ये क्लैरिफाई करता है कि एक्स और वाई के बीच एक एग्रीमेंट हुआ टू स्मगल द गुड्स आउट ऑफ इंडिया, जिसमें एक्स हमारा इंडियन है, वाई हमारा फॉरेनर है। अब ये बिजनेस चालू करने के लिए, रन करने के लिए एक्स को पैसा चाहिए था, और वो पैसा किससे लेगा? मानो एक थर्ड पार्टी जेड से लेगा। जेड हमारा यहाँ पे थर्ड पार्टी हुआ। ठीक है, जेड को पता था कि वो किस कारण से एक्स को एडवांस में पैसा दे रहा है या फिर उधार में पैसा दे रहा है। जेड को पूरा पता था कि जिस मकसद से वो एक्स को पैसा दे रहा है वो इलीगल है, क्योंकि स्मगलिंग इंडिया में लीगल नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो एक्स और जेड में जो एग्रीमेंट हुआ वो भी इलीगल होगा। क्यों? क्योंकि जेड ने जो पैसा एक्स को दिया है वो तो मेन मुद्दा एक्स और वाई के वो स्मगलिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया उसके हिसाब से ही ना दिया है। उस बिजनेस के लिए ही जेड ने एक्स को पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि वो एक्स मकान खरीदेगा इसलिए जेड ने एक्स को पैसा दिया। नहीं, वो अपना बिजनेस को रन करना चाहता है, और बिजनेस कैसा है? इलीगली नेचर है, क्योंकि स्मगलिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया। तो उसके लिए एक्स को पैसा दिया गया जेड के द्वारा। तो ये एक्स और जेड के बीच में भी जो सेकेंडरी हमारा कोलैटरल ट्रांजैक्शन हुआ वो भी हमारा वॉइड ही है, लाइक बिटवीन एक्स एंड वाई।
ठीक है, मैं फिर से समझा रही हूँ, आई रिपीट, एक्स एक इंडियन है, वाई एक फॉरेनर है, दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम एक्स अपना सामान स्मगलिंग करना चाहता है, अपना सामान वो इंडिया से बाहर पहुंचाना चाहता है। ठीक है, अब इन सारे कामों के लिए एक्स को 1 लाख रुपए चाहिए था। अब वो उसके पास था नहीं, तो किसी से उसको चाहिए था, तो वो किससे लिया, जेड से लिया। अब जेड हुआ हमारा यहाँ पे थर्ड पार्टी, तो पहले एक्स ने एग्रीमेंट किया वाई के साथ, वो रहा हमारा मेन मुद्दा, मेन एग्रीमेंट। उस हिसाब से जेड से एक्स ने 1 लाख रुपए उधार लिया। अब ये जो उधार लिया, जेड को पता था कि वो उधार दे क्यों रहा है, उसका मकसद क्या है। जेड को भी पता था इलीगल काम के लिए वो पैसा उधार दे रहा है एक्स को। तो ये जो एक्स और जेड के बीच में भी जो एग्रीमेंट हुआ, सेकेंडरी ट्रांजैक्शन हुआ मेन एग्रीमेंट के बाद, तो वो भी हमारा नल एंड वॉइड है। ठीक है, क्योंकि वो अगेंस्ट द लॉ है। ये टोटल रहा इफेक्ट ऑफ कोलैटरल ट्रांजैक्शंस ऑन द इलीगल एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हमारा इलीगल एग्रीमेंट का पूरा एलाबोरेट डिस्कशन खत्म हुआ। अब हमारा एक ही पैरामीटर बाकी है, दैट इज़ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 पैरा 2 के साथ। ठीक है, तो कोई बता सकता है सेक्शन 2 पैरा 2 में ऑलरेडी क्या मेंशन है, क्योंकि कल के क्लास में ही हमने ये किया था। कोई तो है जो बता सकेगा। क्लास के बाद जो कोई भी ये वीडियो देखेगा, प्लीज़ आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सी द कमेंट्स। ठीक है, तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 पैरा 2। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि अनएनफोर्सेबिलिटी है क्या एक्चुअली। An unenforceable contract is otherwise perfectly valid, but due to some technical defects, it is not enforceable. ऐसे में अगर प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, अगर हम लोग एक अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को देखें, तो एक अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इन ऐसे में वैलिड है, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, कुछ डिफेक्ट के कारण ये वैलिड नहीं हो पा रहा। मतलब ऐसे में ये वैलिड है देखने में, मतलब बाहर से अगर एक बार देख लिए तो वैलिड है। फॉर एग्जांपल, एक मकान बाहर से देख लिए ठीक ठाक है, लेकिन जब अंदर घुसे तब देखा टूटा फूटा है, थोड़ा सा इसमें रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अनएनफोर्सेबिलिटी भी है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट को बाहर से देखने में इसको वैलिड लगेगा, लेकिन ये वैलिड क्यों नहीं हो रहा है, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट ये वैलिड हो नहीं रहा है। तो वो कैसा टेक्निकल डिफेक्ट है, उसको क्या ठीक कर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसा टेक्निकल डिफेक्ट है, वांट ऑफ प्रॉपर स्टैम्प, लैक ऑफ सिग्नेचर एट्सेट्रा, ऐसा छोटा मोटा। ठीक है, डेट गलत लिख दिया, साइन गलती से कर दिया, मतलब दूसरी जगह पे करना था दूसरा जगह कर दिया। Thus, if the legal formalities which are necessary to comply with in order to give validity to the agreement has not taken place, the agreement, even though valid, remains incomplete and consequently unenforceable. मतलब जो भी चीज़ें चाहिए था उसको पूरे तरीके से, मतलब इन 100%, इन अ सेंस ऑफ 100% टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो जो चीज़ें उसको चाहिए था वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद नहीं था। ड्यू टू सम लैकुना या फिर ड्यू टू सम डिफेक्ट वो वैलिडिटी में एनफोर्सेबल नहीं हो पा रहा। और वो अनएनफोर्सेबिलिटी का पैरामीटर्स क्या क्या है, बहुत ही, मतलब जैसे लैक ऑफ स्टैम्प, प्रॉपर स्टैम्प, लैक ऑफ सिग्नेचर्स, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। जब इस तरीके का डिफेक्ट एक एग्रीमेंट में होता है तो वो वैलिड होते हुए भी अनएनफोर्सेबल रह जाता है, एनफोर्स नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या है, इट बिकम्स एनफोर्सेबल द मोमेंट द टेक्निकल डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड। जब हम उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर देंगे तब से वो हमारा एनफोर्सेबल बन जाएगा। द रिजल्टेंट प्रोविजन टू दिस इफेक्ट
we have already read, that is the legal formality according to section 10 वाइड पैरा 2. सेक्शन 10 पैरा 2 में तो वही हम पढ़े ना. सेक्शन 10 पैरा 1 में ऑलरेडी हम लोग 9 पैरामीटर्स दैट आर एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया. लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, फिर और क्या क्या पढ़े, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, कंसेंट, 9 तरीके से सर्टेन होना चाहिए टर्म्स को, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके का 9 पैरामीटर हमने पार्ट 1 में पढ़ा. तो पार्ट 1 में सेक्शन 10 के पार्ट 1 में पढ़ के ये समझ में आया कि ये 9 पैरामीटर्स अगर एक एग्रीमेंट में मौजूद होगा तो एग्रीमेंट बनेगा कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन उसी से ऑन द सेम टाइम हमने ये भी पढ़ा कि पार्ट 2 में लिखा है कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होना है और कब एक कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्ट्रेशन में भी होना है. उन 9 फैक्टर्स को का मौजूद होने पर भी अगर पार्ट 2 का वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं होगा तो हम उस एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करा सकते. ठीक है. तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे जैसे सेल में, लीज में, मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन होना, अटेस्टेशन होना, इन राइटिंग में होना कंपलसरी है. तो अगर हम लोग एक सेल डीड को ओरली बना दें, उसमें रजिस्ट्रेशन ना करवाए, अटेस्टेशन ना करवाए, लेकिन उस सेल डीड में हमारा वो 9 फॉर्मेलिटीज़ जो एसेंशियल्स है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, लेकिन हम उसको एनफोर्सिएबल नहीं करवा पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ दैट लीगल फॉर्मेलिटी. तो अनएनफोर्सेबिलिटी हमारा वही सेम बात बताता है कि दो दिखने में तो लग रहा है कि ये पूरा कंप्लीट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन दैट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लीचेस और टेक्निकल लैकुना और हाँ फॉल्स वी कैन से, दैट इज़ प्रॉपर स्टैम्प नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, इन सब के वजह से वो वैलिड होते होते रह गया, एनफोर्स नहीं हो रहा है. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एनफोर्स करा सकते हैं जब से हम वो जो हमारा फॉल्ट है, टेक्निकल फॉल्ट है, हम ठीक कर दे तो वो हमारा एनफोर्सेबल बनेगा. तो जब से हमारा टेक्निकल फॉल्ट ठीक हो जाएगा तब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हमारा फुल्ली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा. तो अनएनफोर्सेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमें सेम बात बता रहा है. ठीक है. तो ये कनेक्शन करके पढ़ने से हमारा रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि अगर एक चीज़ को हम रिवीजन ना करें तो भूल जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपने में ही इतना बड़ा एक मतलब एक्ट है. अगर हम लोग रिवीजन ना करें तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते तक ये भूल जाएंगे कि इसमें जनरल कॉन्सेप्ट में एक्चुअली बताया क्या गया है. ठीक है. तो आई होप अनएनफोर्सिएबल और लीगल फॉर्मेलिटीज़ में कनेक्शन क्या है मैं समझा पाई हूँ कि एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट दिखने में वैलिड लग रहा है, सब कुछ प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी सब कुछ प्रेजेंट होते हुए भी कुछ प्रेजेंट नहीं है. और वो कुछ प्रेजेंट नहीं है का मतलब क्या है, बहुत ही छोटा, मतलब सिग्नेचर्स नहीं है, प्रॉपर स्टैम्प नहीं है, डेट लिखना था डेट गलत लिख दिया, मतलब ऐसे तरीके से जो टेक्निकल फॉल्ट है वो सारा फॉल्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है. जब हम इन फॉल्ट को ठीक कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे, तब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा पूरे तरीके से. ठीक है. ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी. ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. क्या क्या, फिर से हम एक बार रिवीजन कर ले. वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो वैलिडिटी पहला पैरामीटर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया. अब सेकंड पैरामीटर जो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसको हमने पहले ही कंप्लीट किया है. क्या है वो? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है, जिसको हम लोग सेक्शन 9 में पढ़ते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट.
तो छोटा करके हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो पहला हमारा था वैलिडिटी के ऊपर, सेकंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। तो सेक्शन 9 हमारा क्या बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट बोल के या फिर लिख के दूसरे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। और इम्प्लाइड में क्या है, डायरेक्ट हम नहीं बोल रहे हैं, इम्प्लाइडली बोल रहे हैं। मतलब हमारा पार्टीज़ के इंटेंशन को देख के या फिर कंडक्ट को देख के या फिर परफॉर्मेंस को देख के दूसरा पार्टी मतलब रहा है कि ये सामने वाला पार्टी मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। जैसे कि हाँ, एक बस चल रहा है या फिर ट्रेन ही चल रहा है, तो ट्रेन में बैठने से पहले या फिर मानो ट्रेन में हम बैठे, तो ट्रेन में बैठे और टीटी आया टिकट देखने के लिए, तो ये एजम्पशन है, टीटी मान ही लेगा कि मैं टिकट पहले कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रेन में बैठी हूँ। तो आई हैव माई टिकट, विदाउट टिकट मैं ट्रेन में सफ़र नहीं कर रही हूँ। दो ऐसे बहुत लोग ही करते हैं बिना टिकट को बिना टिकट काटे हुए, लेकिन इन जनरल क्या है, बस में भी, अब ट्रेन में जैसा है बस में भी वैसा है। बस में जैसे रनिंग बस में बस एक स्टॉपेज में आया, एक स्टॉपेज में मैं बस में चढ़ के बैठ गई, तो कंडक्टर क्या सोचेगी कि मैं उसको टिकट के लिए पैसा दूंगी, मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे वो पहुंचाएगा, उसके लिए मैं बदले में कंसिडरेशन क्या है, मेरा पैसा कंसिडरेशन है। मेरा एक मकसद है कि मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। तो बस ड्राइवर या फिर कंडक्टर ने क्या सोचा कि हाँ चलो ये मेरे बस पे आके बैठ गई, तो इसको यहाँ पे जाना है और उसके लिए ये टिकट का पैसा मुझे दे देगा। तो वो मुझे पहुंचा रहा है मेरा डेस्टिनेशन पे और उसके बदले में मैं उसको पैसा दे रही हूँ। लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन भी है, प्रॉमिस भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे, मेरे कंडक्ट से, मेरे इंटेंशन से दूसरे पार्टी को पता चला कि मैं ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। सेम वे में जैसे हम लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाके हम ये नहीं बताते कि मुझे ना आपके यहाँ पे खाना खाना है, उसके पहले ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है आपके साथ, नहीं बोलते। हम लोग जाते हैं, अपने मनपसंद टेबल पे बैठते हैं, थोड़ी देर बाद वेटर आता है और ऑर्डर लेता है, फिर थोड़ी देर बाद सर्व भी कर देता है, खाना खा लेते हैं, पैसा जमा देते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे हुआ विदाउट एनी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। हमने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, जो भी हुआ हमारा कंडक्ट, परफॉर्मेंस या सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को देख के दूसरे पार्टी को समझ में आ गया कि ये हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसको हम कहेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप अभी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा दो पैरामीटर्स कंप्लीट हो गया, एक ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब थर्ड पैरामीटर को पढ़ेंगे हम, जो कि डील करता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन अगेन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। क्या क्या है उसमें भी दो पैरामीटर है, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An executed contract is one where both the parties have performed their reciprocal obligation. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कहेंगे जिसमें दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब मेरा एक काम है, मेरे सामने वाले पार्टी का दूसरा परफॉर्मेंस का काम है, तो दोनों ने ही अपना अपना काम परफॉर्म कर लिया। ऑब्लिगेशन ड्यूटी, ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी है, दोनों ने ही कर दिया। दैट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब हो गया, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। A agrees to paint a picture for B
ए ने एग्री किया कि वो बी के लिए एक पिक्चर पेंट करेगा। कितने रुपए में? फॉर 10,000। अच्छा, हाँ, for 10,000. When A paint the picture and B has paid the promised price, both the parties are performed their respective obligations and hence the contract comes to an end and is said to be executed. मतलब क्या हुआ? Executed का मतलब दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया, दोनों का ही परफॉर्मेंस अभी बाकी नहीं है। तो अगर एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म होने के मतलब हमारा तो जो मकसद था वो तो हमें मिल गया, दोनों को ही मिल गया, तो और कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो एग्जाम्पल पे क्या पढ़े हम? ए ने एग्री किया बी के लिए वो एक पिक्चर पेंट करेगा, उसके बदले में बी क्या प्रॉमिस किया कि 10,000 रुपये हम तुमको देंगे, तुम मेरे लिए पिक्चर पेंट करोगे, मैं तुमको 10,000 रुपये उसके लिए दूंगा। जब ए ने बी के लिए वो पिक्चर पेंट कर दिया और बी ने वो जो प्रॉमिस्ड प्राइस था वो पे कर दिया ए को, तब हमारा दोनों पार्टी ने अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर दिया, मतलब परफॉर्म कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, खत्म हो गया। और फिर से हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो एग्जीक्यूटेड नाम सुन के ही ऐसे लग रहा है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है, पूरा कर दिया है, किसी का भी बाकी नहीं है। तो both the parties are in a state in where they have completed their respective obligations. I repeat, executed contract में दोनों पार्टी ने ही अपना अपना दायित्व या फिर अपना अपना परफॉर्म कर चुका है, और ये दोनों पार्टी जो परफॉर्म कर लिया तो परफॉर्मेंस के कारण कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। ठीक है, एग्जाम्पल भी आई होप समझ में आया। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An executory contract, on the other hand, is where both the parties are yet to perform respective obligations. In the above example, A has not yet painted the picture and B has not yet paid the price. The contract is said to be executory. मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटेड का मतलब है दोनों पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दिया, और एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी परफॉर्म करेगा, आर येट टू बी परफॉर्म्ड। अभी तक उसने दोनों पार्टी ने पूरा परफॉर्म नहीं किया, अभी करेगा, येट टू बी परफॉर्म्ड। तो एक सिंपल सा लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं कि एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है। एग्जीक्यूटेड का मतलब दोनों पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दिया, और एग्जीक्यूटरी का मतलब है दोनों पार्टी परफॉर्मेंस अभी करेगा, कंप्लीट नहीं किया, अभी करेगा, आर येट टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, आई होप डिफरेंस इज क्लियर कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर से मैं दोहराती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 3 पैरामीटर है, वैलिडिटी के ऊपर, फॉर्मेशन के ऊपर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। वैलिडिटी के ऊपर हम लोग 5 पढ़े, इलीगल एग्रीमेंट, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम 2 पढ़े, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में हम क्या पढ़े? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट का अदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ये तो इन जनरल 3 पैरामीटर है, हम पढ़ लिए। अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को और किन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है, बाइलैटरल प्रॉमिस
ऑल्सो वी कैन कॉल बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब बाईलैटरल प्रॉमिस या फिर बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो बाईलैटरल का टर्म सुन के हमें पता चल रहा है कि दो पार्टी है, बाई मतलब दो, ठीक है। तो क्या है? अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी इन एक्सचेंज of for a promise by the other is called bilateral promise. The situation involves reciprocal promises between the two parties. The exchange of promises for consideration is enough to render them both legally enforceable, and the contract arising thereof is referred to as bilateral contract. तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज आर डेफिनिट, आइडेंटिफाइड एंड दे आर नोन टू ईच अदर. एग्जाम्पल, in a contract for the sale of goods, X the buyer promises to pay the price and Y the seller promised to sell and deliver the goods. Here each is bound to perform his obligation arising out of the promise made by him. सेम चीज़ है. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है न, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का आदान प्रदान, यही है हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, एक पार्टी के प्रॉमिस के बदले दूसरा पार्टी प्रॉमिस कर रहा है या फिर एक्सेप्टेंस दे रहा है, बेटर टू से. तो एक पार्टी के प्रॉमिस के बदले दूसरे पार्टी अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन. एक पार्टी के कंसिडरेशन के बदले दूसरे पार्टी ने एक कंसिडरेशन दिया. अब कंसिडरेशन दोनों तरफ से ही होगा. क्या है यहां पे एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो पार्टी होता है वो दोनों को पहचानते हैं, डेफिनिट है, मतलब ऐसा एम्बिगुअस नहीं है. मतलब किसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हम नहीं जानते, बस हो रहा है, ऐसा नहीं है. किसके साथ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये दोनों पार्टी को ही पता है. दे आर नोन टू ईच अदर, दे आर डेफिनिट, दे आर क्लियर. अनसर्टेनिटी का कोई चांस इसमें नहीं है. ठीक है. तो एग्जाम्पल क्या है, एक्स बायर है, वाई सेलर है. एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुमसे ये सारा चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, उसके बदले में इतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा. वाई बदले में क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हारे घर के एड्रेस तक तुमको जो जो चाहिए वो चीज़ें पहुँचा दूंगा, मतलब डिलीवर कर दूंगा. तो ये जो दोनों प्रॉमिस हुआ ये है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. दोनों पार्टी को पहचानता है, दे आर डेफिनिट, दे आर नोन टू ईच अदर, सब पता है. फिर दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन हुआ. एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन इसमें क्या हुआ, एक पार्टी बोला कि मुझे ये सारी सामान चाहिए, उसके बदले मैं तुम्हें पैसा दूंगा. दूसरा पार्टी ने बोला ठीक है तुम पैसा मुझे दो, मैं तुम्हारे एड्रेस पे ये सारा सामान पहुंचा दूंगा. तो कंसिडरेशन ऑफ एक्सचेंज हुआ. दिस इज कॉल्ड बायलैटरल प्रॉमिस या फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. सेम चीज़ है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस की तरह दोनों पार्टी ही प्रॉमिस करता है एक दूसरे से, इसमें भी किया. ठीक है. तो ये रहा हमारा पहला कि और हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड कर सकते हैं. अब सेकंड क्या पढ़े, यूनिलैटरल प्रॉमिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो बायलैटरल में पढ़े कि दो पार्टी प्रॉमिस कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन दोनों पार्टी से आ रहा है. अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या फिर यूनिलैटरल प्रॉमिस में क्या है, एक तरफ से आएगा. अब कैसे आएगा वो पढ़ते हैं. Here one party prima facie makes a promise to do something in return for a specific act of the other party, which is not specified, not definite, when the promise is made
and even not bound to do it but may only choose to do it. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है. बायलैटरल में हम क्या पढ़े कि जो भी प्रॉमिस है, जो भी एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन है, वो डेफिनिट है. उसमें एम्बिग्विटी या फिर अनसर्टेनिटी की कोई भी रूम नहीं है. मतलब देयर इज नो स्पेस ऑफ अनसर्टेनिटी. लेकिन यूनिलैटरल में, बायलैटरल में दोनों पार्टी को पहचानता है, डेफिनेट है. लेकिन यूनिलैटरल में क्या है? यूनिलैटरल में प्रॉमिस आ रहा है सिर्फ एक तरफ से. मतलब व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे पार्टी के किसी स्पेसिफिक एक्ट के लिए और एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कुछ करने के लिए. ठीक है, मतलब बी ने मानो कुछ काम पहले किया था या फिर किया है या फिर करेगा, ऐसा कुछ है. बी ने कुछ किया है, उसके बदले में ए ने प्रॉमिस किया कि मैं कुछ करूँगा. आई रिपीट, बी ने कुछ किया है, उसके बदले में ए ने प्रॉमिस किया कि मैं कुछ करूँगा. ठीक है, लेकिन किस काम के लिए ए ने प्रॉमिस किया है वो स्पेसिफिक नहीं है, ना तो डिफाइंड है ए के प्रॉमिस में. ये जो ए प्रॉमिस किया कि हम कुछ करेंगे बी के कुछ एक काम के लिए, तो वो कुछ काम किया है वो स्पेसिफाई नहीं है. देयर इज अ रूम फॉर अनसर्टेनिटी. अब कौन से काम के लिए ए प्रॉमिस किया कि वो कुछ करेगा, दैट इज नॉट क्लियर. दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल प्रॉमिस या फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, फिर से हम लोग पढ़ेंगे. A makes a promise to give rewards of 500 to anyone who finds his last document and return it back to him. Now, no one is bound to search for this. I repeat that is not last, that is lost document. मतलब जो खोया हुआ डॉक्यूमेंट है. तो A ने प्रॉमिस किया कि उसका खोया हुआ डॉक्यूमेंट जो भी वापस कर देगा उसको 500 रुपये मिलेगा. अब खोया हुआ डॉक्यूमेंट क्या है उसने मेंशन नहीं किया. क्लास 10 का मार्कशीट खोया है कि 12 का मार्कशीट खोया है कि रिजल्ट खोया है कि कॉलेज का सर्टिफिकेट कुछ खोया है, क्या खोया है, दैट इज़ नॉट मेंशन्ड. लेकिन ये मेंशन किया है कि उसका एक डॉक्यूमेंट खोया है. अच्छा, हाँ, no one is bound to search for the lost document but should be having seen the offer. ऑफर को देखा है लेकिन बाउंड नहीं है ढूंढने के लिए. कैसे ढूंढेगा? जो कोई भी ऑफर को देखेगा कि ऐसा एक ऑफर है कि मेरा लॉस्ट हुआ डॉक्यूमेंट को अगर कोई ढूंढ देगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा 500 रुपये का. मैं भी देखी तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उसका लॉस्ट डॉक्यूमेंट है क्या, कहाँ पे गुम हुआ है, कुछ नहीं क्लियर है. ऑफर बना भी कौन रहा है वो भी नहीं पता. तो कैसे ढूंढे? तो आई एम लिस्ट बॉदर कि चलो एक ऑफर है, एडवर्टाइजमेंट है, शायद तो कुछ होगा. लिस्ट बॉदर ना, अगर मेरे जगह कोई और भी होगा तो वही करेगा, क्योंकि इसमें क्लियर ही नहीं है कि उसका गुम हुआ है तो हुआ क्या है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कुछ नहीं क्लियर है. ठीक है. Recovers, having seen the offer, recovers the document and returns it to A. कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाएगा ऑफर को देखने के बाद कि हम ये A को रिटर्न कर दें. Then only he becomes entitled to the reward. In this situation, only B makes a prima facie promise, hence that is unilateral promise, without a corresponding reciprocal promise of another at that point of time. But when B performs the requisite act, a contract is then formed between A and B known as unilateral contract, whereby A becomes tainted by his promise to give the reward to B. मतलब यूनिलैटरल प्रॉमिस में एक पार्टी ने सिर्फ मतलब ऐसा बोला है कि सर्टेनिटी तो यूनिलैटरल
कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, तो उसमें सिर्फ चूज़ किया है हम लोग। एक यूनिलैटरल एग्री कॉन्ट्रैक्ट में चूज़ कर सकते हैं कि हम काम को करें या फिर ना करें, लेकिन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में चूज़ का कोई ऑप्शन है नहीं। क्यों चूज़ का ऑप्शन नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि ए क्या काम करेगा, बी क्या काम करेगा। यूनिलैटरल एग्री कॉन्ट्रैक्ट में जो हम एग्जाम्पल दिया कि एक्स ने बोला कि मुझे ये सारा चीज़ें चाहिए वाई से, और इसके बदले में इतना सारा पैसा एक्स वाई को दे देगा। वाई राज़ी हो गया, बोला कि हम तुम्हारे घर में ये सारी चीज़ें को ठीक विद इन रिजनेबल टाइम डिलीवर करवा दूंगा। तो इसमें डेफिनेट है, इसमें कोई चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। तुम चीज़ मुझे दोगे, उसके बदले में तुमको पैसा मिलेगा। एक्स कहाँ रहता है, वाई कहाँ रहता है, दोनों को पता है, दे नोन टू ईच अदर, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक पार्टी प्राइमा फेसी ऐसे ही एक प्रॉमिस कर दिया कि ऐसा ऐसा एक है। अब उसको कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, देयर इज अ ऑप्शन टू इलेक्ट। अगर कोई इसको चूज़ किया कि नहीं, वो जो प्रॉमिस किया उसको मैं मानूंगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अदरवाइज वो ऐसे ही यूनिलैटरल प्रॉमिस बन के रह जाएगा। एग्जाम्पल में क्या हुआ, ए का एक डॉक्यूमेंट गुम हो गया, उसके लिए ए ने बोला है कि जो भी उसका लॉस डॉक्यूमेंट ढूंढ देगा उसको वो 500 रुपये देगा। अब सबने ऑफर देखा, ऐसा नहीं है कि किसी ने ऑफर नहीं दिखा, बहुत बड़ा एक होर्डिंग करके दिया है कि जो देगा 500 रुपये उसको मिलेगा। तो अब मानो बी को ऐसा लगा कि नहीं, चलो हम ढूंढ देंगे उसका डॉक्यूमेंट। तो बी के पास ये ऑप्शन था कि वो चूज़ कर भी सकता है, चूज़ ना भी कर सकता है टू फाइंड दैट डॉक्यूमेंट। अब बी ने ऐसा ठान कर लिया कि चलो नहीं, उसका डॉक्यूमेंट गुम हो गया, मैं वो ढूंढ दूंगा। तब वो बन गया यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बोल दिया था पहले कि 500 रुपये उसका डॉक्यूमेंट ढूंढने से मिलेगा, बी ने उसको देख के एक्सेप्ट कर दिया। अब बी के अलावा भी उस ऑफर को बहुत सारा लोग देखे हैं। तो यूनिलैटरल में एक हमारा चूज़ का ऑप्शन आता है कि हम कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कोई डेफिनेट एलिमेंट नहीं है, स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है। तो यूनिलैटरल पहले से ही ऐसा कुछ काम है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के किसी भी एक काम के लिए कुछ करेगा, और वो किसी भी एक काम क्या है किसी को नहीं पता, नॉट स्पेसिफिक, जिसको हम एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। फिर से मैं समझाती हूँ कि बायलैटरल और यूनिलैटरल में क्या डिफरेंस है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी डेफिनिट है, दोनों पार्टी को पता है कि क्या क्या करना है, दे आर नोन टू ईच अदर, अनसर्टेनिटी का कोई भी स्पेस दोनों में नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यूनिलैटरल में एक पार्टी ने दूसरे पार्टी का किसी किया हुआ काम के तहत वो बोला कि मैं कुछ परफॉर्मेंस करूँगा। अब ये ऐसा जो है कुछ काम के लिए मैं परफॉर्मेंस करूँगा, दिस इज़ नॉट क्लियर। अब वो कौन से काम के लिए क्या करेगा ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यूनिलैटरल में हमारा कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी हमारा स्पेसिफिक नहीं है। और यूनिलैटरल में हमारा ऑफ़र बनने के बाद ऑफ़र को एक्सेप्ट कोई करेगा कि नहीं करेगा, वो एक एलिमेंट आता है टू चूज़। अगर किसी ने चूज़ किया कि नहीं हम वो काम करेंगे, प्रॉमिस को करेंगे, तो हमारा तब वो हमारा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अदरवाइज ऐसे ऑफ़र को देखेगा, रिजेक्ट करके चला जाएगा। लाइक इन एग्जाम्पल, मेरा अगर खोया हुआ डॉक्यूमेंट कोई ढूंढ देगा तो उसको 500 रुपये मिलेगा। अब मानो फॉर एग्जाम्पल बी ने ऑफ़र को देखा, उसके पास दो ऑप्शन था, वो ढूंढ भी सकता था, नहीं भी ढूंढ सकता था। ऐसा डेफिनेट नहीं है कि बी को ही ढूंढना है। जैसे बायलैटरल में एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वाई को वो सारा चीज़ें एक्स के घर में पहुंचाना था, सिर्फ वाई को ही पहुंचाना था। ऐसा नहीं है कि जो कोई भी है दुकान से आया चीज़ें लिया और एक्स के घर में पहुंचा दिया, ऐसा नहीं है। पार्टी हमारा यहाँ पे
डेफिनिट है, लेकिन यूनिलैटरल में हमारा पार्टी डेफिनिट नहीं है, कोई भी आके हमारा एक्सेप्ट कर सकता है। तो देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन दैट पार्टी की पार्टी आके वो परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आई होप अब क्लियर है चीज़ें। अगर नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस जगह पे ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, एज़ आई एम रियली न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सबको समझ में आए। दिस इज़ माई स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। अच्छा, अब इतना देर तक हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिए, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। वैलिडिटी के वो तहत 5 था: वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। उसके बाद फॉर्मेशन के तहत 2 पर है: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के ऊपर हम पर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरे तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या फिर बायलैटरल प्रॉमिस, एंड द सेकेंड इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या फिर यूनिलैटरल प्रॉमिस। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि कब एक ऑफ़र वैलिड तरीके से ऑफ़र होगा और एक एक्सेप्टेंस वैलिडली एक्सेप्टेड होगा। ऐसे ही ऑफ़र एक्सेप्टेंस कर दिया, फिर प्रॉमिस हो गया, फिर एग्रीमेंट हो, कंसिडरेशन चढ़ा, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट फिर एनफोर्सेबल हो गया, फिर हमारा बन गया कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, सब ऑफ़र और सब एक्सेप्टेंस हमारा प्रॉमिस नहीं बनाएगा। क्या क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक को एलाबोरेटली पढ़ना इसलिए है क्योंकि मेंस में इस सब टॉपिक से लिखने के लिए आंसर शॉर्ट नोट में आता है या फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आता है। मेंस में क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, क्या है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, a contract is defined as an agreement enforceable by law. We all know that. ठीक है, पिछले 5 क्लास में ये हम कई मतलब 100 दफ़ा पढ़ चुके हैं कि 2H हमारा कॉन्ट्रैक्ट बताता है। सोते हुए भी हम लोग बता सकते हैं कि 2H में मेंशन किया गया है, ठीक है। The underlying element in a contract is therefore an agreement between the parties who produces legal obligations. पहले ही पढ़े कि दोनों पार्टी में लीगल रिलेशनशिप होना बहुत ही अहम बात है एक कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नेसेसरी 2 or more of the parties who should have reached an agreement. जब ऑफर, एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस, प्रॉमिस पे कंसिडरेशन चढ़ा, फिर जब वो एग्रीमेंट बन गया, इतना दूर आ गया, एंड विच इज़ वन ऑफ द प्री रिक्विजाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले एग्रीमेंट का होना आवश्यक है। अगर वो प्रॉमिस पे ही रुक जाएगा तो एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का ठीक आगे वाला स्टेप, ठीक आगे नहीं, उसके भी पहले, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट के आगे वाले स्टेप है एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो एग्रीमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है एक कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। Now, in order to determine whether an agreement has actually been concluded or not, we must normally inquire whether the negotiations which have taken place between the parties, there has been a definite offer by one party and equally definite acceptance of that offer by the other party. मतलब क्या है? अब एग्रीमेंट होने से पहले हमें ये देखना है कि दोनों पार्टी में के बीच जो नेगोशिएशंस, जो बातचीत हुआ है,
वो एक वैलिड ऑफर मतलब एक डेफिनिट ऑफर और एक डेफिनिट एक्सेप्टेंस का होना बहुत आवश्यक है। डेफिनिट ऑफर एंड डेफिनिट एक्सेप्टेंस का मतलब है हमें मीनिंग समझ पर कि ये समझ में आए कि ऑफर किस मुद्दे पे हो रहा है और वो जो एक्सेप्टेंस दे रहा है वो इसी ऑफर के ऊपर दे रहा है कि नहीं रहा है। मानो हम एक ऑफर किए कि मुझे तुम्हारा मकान चाहिए और मुझे एक्सेप्टेंस किसका मिला, ठीक है मेरे पास गाड़ी है, तुम उसको लेना चाहते हो, मैं तुम्हें गाड़ी के लिए एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ कि मैं तुमको गाड़ी बेचूंगा। ना तो ऑफर हुआ ना तो एक्सेप्टेंस हुआ। जिस मुद्दे के ऊपर हम एक्सेप्टेंस ऑफर करेंगे उसी मुद्दे के ऊपर ना हमें एक्सेप्टेंस चाहिए क्या, या फिर दूसरे मुद्दे पे एक्सेप्टेंस चाहिए, नहीं ना। तो मकान के ऊपर मैंने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस भी मुझे मकान के ऊपर ही चाहिए। जिस मुद्दे के ऊपर मैं ऑफर किया उसी मुद्दे के ऊपर मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। डेफिनिट ऑफर एंड डेफिनिट एक्सेप्टेंस ऑन दैट ऑफर, this is the prerequisite condition to be must be present in an agreement. Okay. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे does a contract between the two parties signifies a bilateral transaction. बायलैटरल ट्रांजैक्शन क्यों होगा अभी हम पढ़े, क्योंकि बायलैटरल ट्रांजैक्शन मतलब ही है दोनों पार्टी में डेफिनिट एंड स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होगा। द पार्टीज बोथ आर नोन टू ईच अदर, उसमें कोई एम्बिग्विटी का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ओके हाँ, should always be in bilateral transaction wherein there should always be an offer by one of them and acceptance of such offer by the other, coupled with the legal requirement that both of them must be lawful and certain. तो बायलैटरल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बताता है कि ऑफर एक पार्टी देगा, उस ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस दूसरा पार्टी देगा और वो दोनों ही लॉफुल होगा एंड सर्टेन होगा, अनसर्टेन नहीं होगा। बोथ दिस फैक्टर्स आर नेसेसरी and must be present in every contract whether it is express or implied. express हो चाहे implied हो, हमें ये सारा रिक्विजिट कंडीशंस प्रेजेंट करवाना है एक कॉन्ट्रैक्ट पे। क्या क्या कंडीशंस, कि एक वैलिड ऑफर होगा या फिर एक डेफिनिट ऑफर होगा, रादर डेफिनिट ऑफर होगा और उस ऑफर के ऊपर एक डेफिनिट एक्सेप्टेंस होगा एंड दे मस्ट बी लॉफुल एंड सर्टेन। मतलब जिस रेस्टोरेंट पे जाके हम खाना खाने के लिए जिस रेस्टोरेंट पे गए उसी रेस्टोरेंट को पैसा देंगे, ऐसा नहीं है कि बगल वाले रेस्टोरेंट को पैसा दे के आ जाए। इम्प्लाइड में तो वही होता है, रेस्टोरेंट पे गए, बैठे, खाना आया, खाए, पैसा दे दिया। तो हमारा यहाँ पे क्लियर है, तो जिस रेस्टोरेंट पे हम घुसे पैसा हम उसी को देंगे और खाना भी हम उसी का खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जिस रेस्टोरेंट पे घुसे खाना खाएंगे हम बगल वाले का, नहीं। सर्टेनिटी इज रिक्वायर्ड, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस हो चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हो। इतना तक तो दूर तक तो आई होप समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि पुराने चीज़ों को ही हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वैलिड ऑफर या फिर डेफिनिट ऑफर या फिर डेफिनिट एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसका मौजूद होना एक ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस में होना मतलब आवश्यक है, उसको अब हम पढ़ेंगे। It may be mentioned in this context that in any contractual formation there is a fundamental rule which is known as mirror image rule of contractual formation.
क्या रूल है? मिरर इमेज रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेशन। मिरर इमेज का मतलब है ठीक सेम हमारा होता है। मिरर इमेज क्या है? हमारा ही तो इमेज मिरर हमें दिखाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी का इमेज मुझको दिखाएगा, नहीं, तो सर्टेन दिखाता है, सेम दिखाता है। तो मिरर इमेज रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्मेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल देयर मस्ट बी क्लियर एंड unequivocal offer which is to be matched by an equally clear and unequivocal offer which is to be matched by an clear and unequivocal acceptance so as to yield a binding contract between two or more of the parties. फिर से I repeat, according to this rule, it must be clear and unequivocal offer which is to be equally matched with an equally clear and unequivocal acceptance. मतलब मिरर इमेज रूल में जिस तरीके से एक क्लियर एंड अनइक्विवोकल ऑफर होगा, ठीक उसी प्रकार से हमारा इक्वल एंड अनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस होगा उस ऑफर के ऊपर, एंड इट कैन बी बिटवीन द टू पार्टीज और मोर देन टू पार्टीज। फिर से मैं दोहराती हूँ, मिरर इमेज रूल का मतलब ही है कि हमारा एक क्लियर और एक अनइक्विवोकल ऑफर होगा। ठीक उसी प्रकार इस क्लियर और अनइक्विवोकल ऑफर के ऊपर हमारा क्लियर एंड अनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस होगा, एंड दैट यील्ड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू और मोर पार्टीज। जब हमारा क्लियर एंड specific offer and clear and specific acceptance on that offer that will lead to a contract, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और वो बाइंड होगा बिटवीन द टू पार्टीज या तो मोर देन टू पार्टीज। जितना सारा पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में सब में बाइंड होगा, लेकिन उसके पहले होना क्या आवश्यक है? एक क्लियर एंड अनइक्विवोकल ऑफर and same equal and unequivocal acceptance on that offer। जो ऑफर हमने बनाया है ठीक उसी ऑफर के ऊपर हमें एक्सेप्टेंस देना है। दूसरे ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस देने से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, आई होप मिरर इमेज रूल समझ में आया कि जिस मुद्दे के ऊपर हमारा ऑफर है ठीक उसी मुद्दे के ऊपर हमारा एक्सेप्टेंस होगा, और वो एक्सेप्टेंस हमारा क्लियर एंड अनइक्विवोकल होगा, लाइक दैट ऑफ क्लियर एंड अनइक्विवोकल ऑफर। ठीक है, अब हम एलाबोरेटली पढ़ेंगे कि ऑफर है क्या। उसके पहले क्वेश्चंस मैं पढ़ती हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जुडिशरी में आ चुका है बहुत बार। It's a saying, acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. I repeat, acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. It produces something which cannot be undone. Change नहीं होगा, undone. डिस्कस इट। अब इसको डिस्कस करना पड़ेगा। क्या है इसमें बता क्या रहा है कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं ऑफर को। ये कैसा है? एक लाइटेड मैच स्टिक है गन पाउडर का। गन पाउडर के ऊपर अगर हम लोग मैचेस जला दे क्या होगा? पटाखा फूटेगा। लाइक मतलब क्या है? मैच हो गया। मैच स्टिक में क्या है? दूसरे मैच स्टिक, एक बॉक्स का मैचेस को हम दूसरे मैच बॉक्स में अगर लगाए तो नहीं जलता है। तो देयर मस्ट बी अ मैच, लाइक क्लियर एंड अनइक्विवोकल ऑफर विथ क्लियर एंड अनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस।
जैसा हमारा ऑफर क्लियर है, ठीक उसी प्रकार उस ऑफर के ऊपर हमारा क्लियर एक्सेप्टेंस भी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, इसका मतलब क्या है? सर विलियम आंसन हैज मेड दिस क्लासिक स्टेटमेंट इन हिज बुक इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये किसका सेइंग है? विलियम एंसन का, सर विलियम एंसन का सेइंग है, जो उन्होंने अपने बुक में इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। According to him, an offer by itself is not enough to binding to form a contract. The offer has to be accepted unconditionally and absolutely. And this is the very essence of a contract. हम खुद में ही ऑफर कर लिए, खुद में ही एक्सेप्टेंस कर लिए। मुझे रमेश का मकान खरीदना है और मुझे सहमति भी रमेश से मिल गया, विदाउट रमेश को इन्फॉर्म किए हुए। रमेश को हमने इन्फॉर्म किया नहीं कि भाई मुझे ना तुम्हारा मकान खरीदना है, रमेश को पता भी नहीं है। रमेश को, जब रमेश को पता ही नहीं है, वो एक्सेप्टेंस मुझे कैसे देगा? तो एक कॉन्ट्रैक्ट का वेरी एसेंस क्या है? ऑफर को पहुंचाना, जिससे हम ऑफर कर रहे हैं उन तक या फिर उस तक ऑफर को हमें पहुंचाना है, और वो वेरी क्लियर ऑफर होगा। ऐसा नहीं कि उसे ऑफर पढ़ के यही समझ में नहीं आया कि मैं उसके साथ किस चीज़ से ऑफर कर रही हूँ या फिर किस चीज़ को लेके ऑफर कर रहा हूँ। जैसे मेरा ऑफर क्लियर है, ठीक उसी प्रकार उसका एक्सेप्टेंस भी मेरे ऑफर के ऊपर बहुत ही एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली होगा। मतलब कंडीशन उसमें नहीं होगा। जैसे मैं मेरे ऑफर में कोई कंडीशन नहीं रख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 18 साल होगा फिर तुम मुझे मकान बेचोगे, या फिर तुम्हारा शादी होगा फिर तुम मुझे मकान बेचोगे, ऐसा मैं ऑफर नहीं कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार वो भी मुझे एक्सेप्टेंस ऐसे करके नहीं दे सकता कि जब तुम शादी करोगे तब मैं मेरे मकान को तुम्हारे नाम करूँगा, ऐसा नहीं है। तुमको मकान अच्छा लगा, तुम मुझसे मकान खरीदना चाहते हो, ठीक है, मैं तुमको मकान दे दूंगा। हो गया क्लियर एंड एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का ही क्लियर और एंड एब्सोल्यूट होना आवश्यक है। Generally speaking, an offer denotes an intimation by words or conduct of a willingness to enter into a legally binding contract, which is to become binding on the offerer as soon as it has been accepted by the person to whom it is addressed. In this context, the definition of proposal under Section 2 Clause A, फिर से हम पढ़ेंगे। क्या पढ़े? सेक्शन 2 क्लॉज ए में व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा को जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है, एक्सप्रेस करता है, और दूसरा व्यक्ति अपना व्यू, अपना सहमति उसमें दे देता है, ही सेड टू मेक अ प्रपोजल, तब वो हमारा प्रपोजल बन चुका है। द पर्सन एक्सप्रेसिंग द विलिंगनेस हैज द इंटेंशन टू रिसीव द assent of the other person to such act or abstinence। जो प्रपोजल बना रहा है उसका एक विलिंगनेस रहेगा कि जिससे वो अपना प्रपोजल बना रहा है या फिर ऑफर बना रहा है, उससे सहमति उसको मिलेगा फॉर दैट एक्ट और एब्सटिनेंस। वो जो भी एक्सप्रेस किया है उसके ऊपर सहमति मिलेगा जिससे वो अपना ऑफर बना रहा है। ठीक है, सेक्शन 2 यही बताता है कि जो अपना विलिंगनेस, मतलब ऑफरर जब अपने विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है ऑफरी के सामने, तो वो चाहता है, रिसीव करता है कि उसे ऑफरी का एसेंट, सहमति मिल जाए जिसके लिए वो ऑफर कर रहा है उसमें। The expression with the view to obtaining the assent of that other on that such act or abstinence appearing in the definition of proposal shows that there is such concept of
रिक्वेस्ट इन्वॉल्व्ड इन द प्रपोजल, मतलब ऑफरर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा ये इच्छा है, अगर तुम भी ये चाहते हो तो प्लीज़ तुम अपना एक्सेप्टेंस इस ऑफर के ऊपर दे दो। तो ऑफरर अपना विलिंगनेस, अपने अपनी इच्छा को, विलिंगनेस को ऑफरी के सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक रिक्वेस्ट इन्वॉल्व कर रहा है कि हाँ मेरा ये इच्छा है, तो अगर तुम इसमें अपना सहमति दे दोगे तो मेरा वो ऑफर प्रॉमिस बनेगा। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, A makes an offer to sell his house to B for 1 lakh. This signifies an expression that A's willingness to sell the house. A 1 लाख रुपए में अपने घर को बेचना चाहता है। ये शो क्या करता है कि ए का ये दिल का बात है कि वो बेचना चाहता है अपने घर को 1 लाख रुपए में। अब at the same time, such expression carries with it a request to the other party to accept that offer and pay 1 lakh for that house. और वो उसी टाइम चाहता भी है कि बी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले और उसे 1 लाख रुपए दे दे। तो ए ने अपने दिल की बात, अपनी विलिंगनेस को प्रेजेंट किया कि वो 1 लाख रुपए में अपने घर को बेचना चाहता है। जब बी ने उसके बात से सहमत हो गया कि ठीक है मैं तुम्हारे घर को 1 लाख रुपए में ख़रीदना चाहता हूँ, तब हमारा वो प्रॉमिस बन गया। ऑफरर ने बात रखा, ऑफरी ने ठीक उसी प्रकार ऑन द सेम सेड मैटर एक्सेप्ट किया, बना हमारा प्रॉमिस। ठीक है। तो ये रहा हमारा सर विलियम एंसन की जो बात है, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर वाटर लाइटेड मैच इज टू अ गन पाउडर। उसका छोटा सा समरी हम क्या पढ़े कि जब तक ऑफर में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तब तक वो हमारा प्रपोजल नहीं या प्रॉमिस नहीं बनेगा। प्रपोजल तो ऑफरर बना रहा है, अपनी दिल की बात रख रहा है ऑफरी के सामने कि मेरा ये इच्छा है, अगर तुम इससे सहमत हो तो तुम अपना सहमति दे सकते हो। अगर क्लियर एंड अनइक्विवोकल शब्दों में ऑफरी ने ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस दे दिया, तब वो बना हमारा प्रॉमिस। तो प्रॉमिस बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का मैच होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक ऑफ़र एक्सेप्टेंस के साथ मैच नहीं होगा, वो ज़िंदगी में प्रॉमिस नहीं बन सकता। तो एक प्रॉमिस बनने के लिए वैलिड, डेफिनेट, क्लियर एंड अनइक्विवोकल ऑफ़र होने के साथ साथ उस ऑफ़र में डेफिनेट, क्लियर एंड अनइक्विवोकल एक्सेप्टेंस होना बहुत ही अहम बात है। तो एक लाइन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, जिस तरीके से ऑफ़र को प्रेजेंट किया, जिस भी लैंग्वेज में ऑफ़र को प्रेजेंट किया, इन दैट क्लियर एंड अनइक्विवोकल लैंग्वेज, एक्सेप्टेंस को भी उसी ऑफ़र में उस तरीके से क्लियर, अनइक्विवोकल एंड एब्सोल्यूट होना आवश्यक है। कंडीशन नहीं चलेगा। ठीक है। वैलिड हमारा सॉलिड है, मतलब वैलिड ऑफर हमारा डेफिनेट है, वैलिड है, तो एक्सेप्टेंस भी उसके ऊपर हमारा क्लियर एंड एब्सोल्यूट होगा। उसमें कंडीशन की कोई बात नहीं आएगा। सर विलियम एंसन भी यही कहते हैं कि जब एक गन पाउडर में मैच स्टिक लगेगा तो क्या होगा, मैच हो जाएगा। मानो अगर तेल में हम लोग मैच स्टिक को जला दें तो जलेगा, बुझ जाएगा, लेकिन एक गन पाउडर में जब मैच स्टिक लगेगा तो उससे एक बड़ा एक्सप्लोशन होगा। तो मैच स्टिक का लगना गन पाउडर में क्या है, मैच होना। तो दोनों सब्सटेंस हमारा मैच हो गया। ठीक जैसे हमारा वैलिड
ऑफ़र के साथ वैलिड एक्सेप्टेंस मैच होता है। अगर हमारा ऑफ़र वैलिड या फिर क्लियर ना हो और एक्सेप्टेंस भी हमारा वैलिड और ऑफ़र ना हो तो वो हमारा प्रॉमिस नहीं बनेगा। ऑफ़र हमारा वैलिड हुआ, क्लियर हुआ, एब्सोल्यूट हुआ, लेकिन एक्सेप्टेंस हमारा वैलिड नहीं हुआ, क्लियर नहीं होगा, तब भी वो हमारा एक्सेप्टेंस प्रॉमिस नहीं बनेगा। तो दोनों में ही वैलिड ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, rather valid offer and valid acceptance both are required in a promise। ठीक है, आई होप मैं इस क्वेश्चन का या फिर इस सेइंग का कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted match is to a train of gunpowder, it produces something which cannot be undone। तो इसका मतलब मैं समझा पाई। एंड वैलिड ऑफ़र के साथ वैलिड एक्सेप्टेंस का भी होना कितना आवश्यक है ये भी मैं समझा पाई। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊंगी, लेकिन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। आई होप आज का क्लास बहुत अच्छा गया। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड कल से हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ़र के बारे में। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। रियली इट विल हेल्प मी अ लॉट। ओके, थैंक यू।